Hello everyone, my name is Sakshi and I welcome you all to this YouTube channel। तो आज मैं आप सभी के लिए एक और साइकोलॉजी की वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं, डैश इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू एंड इज वन ऑफ अ पर्सनस बेस्ट एसेट फॉर पीक परफॉर्मेंसेज एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस। तो हमें यहाँ पे वो उस स्ट्रेस का नाम बताना है जो हमारी हमारी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है। एक पर्सन का वो बेस्ट एसेट माना जाता है, ठीक है। वो एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है और ज़्यादा। और छोटे छोटे जो माइनर क्राइसिस आते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसे मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी यू स्ट्रेस, ऑप्शन सी इंटरनल प्रेशर और ऑप्शन डी है सोशल स्ट्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज यू स्ट्रेस। व्हेन वी परसीव एन इवेंट एज स्ट्रेसफुल वी आर लाइकली टू मेक अ डैश विच इज द assessment of one's coping abilities, resource and whether they will be sufficient to meet the harm, threat and challenges of the event। देखो इसमें ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। ये कहते हैं अगर जब भी हम कि कोई भी हमारी लाइफ में इवेंट होता है, ठीक है, जब हम उस इवेंट को अगर तो हम स्ट्रेसफुल परसीव कर लेते हैं, हम उसे स्ट्रेसफुल मान लेते हैं, तो एक चीज़ अकर होती है, उसका हमें नाम बताना है, ठीक है। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं अपनी कोपिंग एबिलिटीज़ का, अपने रिसोर्सेज का। कोपिंग एबिलिटीज़ मतलब कि हमारे अंदर क्या वो एबिलिटीज़ हैं कि हम इस स्ट्रेस से डील कर सकते हैं और क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं इस स्ट्रेस को डील करने के लिए। एंड वेदर दे विल बी सफिशिएंट टू मीट द हार्म, और क्या वो रिसोर्सेज सफिशिएंट होंगे जो भी हार्म या फिर जो भी थ्रेट या जो चैलेंजेस इस इवेंट से हमें होने वाले हैं, क्या उसको मीट करने के लिए वो रिसोर्सेज सफिशिएंट हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, प्राइमरी अप्रेजल, बी चैलेंज, सी सेकेंडरी अप्रेजल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंडरी अप्रेजल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश आर द इवेंट्स दैट कॉजेज आवर बॉडी टू गिव स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं वो कौन से इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज देती है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्ट्रेन, ऑप्शन बी स्ट्रेसर एंड सी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप्रेजल डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे प्राइमरी अप्रेजल और जो हमारे सेकेंडरी अप्रेजल होते हैं वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ऑप्शन ए पोस्ट एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन बी कंट्रोलेबल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। जो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप्रेजल है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे भी डिपेंड करता है और कंट्रोलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, दैट इज कंट्रोलेबल। क्वेश्चन 5, डैश आर द स्ट्रेसर्स दैट वी जनरेट आवरसेल्व्स इन आवर माइंड। तो इसमें हमें बताना है कि जो स्ट्रेस हम खुद विद इन आवर सेल्व्स अपने ही अंदर से अपने ही माइंड से जो हम जनरेट करते हैं, उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं, उन स्ट्रेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ऑप्शन बी है सोशल स्ट्रेस, ऑप्शन सी है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When human body is placed under physical or psychological stress, it increases the production of certain hormones such as adrenaline and cortisol. This is called dash effect of stress. तो कहते हैं जब ह्यूमन बॉडी को फिजिकल स्ट्रेस में रखा जाता है या फिर उस पर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बनाया जाता है, या फिजिकल स्ट्रेस से जब वो डील करता है एक ह्यूमन की बॉडी, जब फिजिकल स्ट्रेस या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से डील करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब इन्होंने उनमें से कुछ हार्मोन्स का एग्जांपल दी, जैसे एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है जब एक इंडिविजुअल फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है। तो अब हमें बताना है कि ऐसी जब सिचुएशन होती है तो ये स्ट्रेस के कौन से इफेक्ट होते हैं। ऑप्शन ए इमोशनल इफेक्ट्स में आएगा, या फिर कॉग्निटिव इफेक्ट्स, या ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड डी इज बिहेवियरल इफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वरुण's मदर रामी is experiencing physical, emotional and psychological exhaustion. This is known as dash। तो यहाँ बताया कि जो वरुण's मदर है रामी, वो जो है फिजिकल स्ट्रेस भी एक्सपीरियंस कर रही है, इमोशनल एग्जॉशन भी एक्सपीरियंस कर रही हैं और साइकोलॉजिकल एग्जॉशन भी। फिजिकली भी वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं, साइकोलॉजिकली भी और इमोशनली भी। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, वो पर्टिकुलर टर्म क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
burnout. It is a state of burnout. Okay. Dash focus on the link between the mind, brain and the immune system. सो उस पर्टिकुलर टर्म का नाम बताना है जो फोकस करती है हमारा जो माइंड है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन, इन तीनों के बीच में जो लिंक एस्टैब्लिश करती है. ठीक है. सो ऑप्शन ए साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन बी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एंड ऑप्शन सी साइको इम्यूनोलॉजी. तो देखो यहाँ पे साइके से मतलब है माइंड, न्यूरो से मतलब है ब्रेन एंड इम्यूनोलॉजी से मतलब है इम्यून सिस्टम. ये आपको याद रखना है, तो आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज डैश. तो WBCs को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स एंड ऑप्शन डी टी हेल्पर सेल्स. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी. Now question number 10. Dash cells are attacked by human immunodeficiency virus, the virus causing AIDS. ठीक है. तो इन्होंने बोला वो कौन से सेल्स हैं, उन सेल्स का नाम बताओ जो HID वायरस जो है उन सेल्स पे अटैक करता है. ठीक है. ये जो वायरस है वो उन पर्टिकुलर सेल्स पे अटैक करता है और उसकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल को एड्स की जो प्रॉब्लम है वो होती है. ठीक है. ऑप्शन ए इज बी सेल्स, ऑप्शन बी नेचुरल किलर सेल्स, ऑप्शन सी RBCs, ऑप्शन डी टी हेल्पर सेल्स. तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी टी हेल्पर सेल्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11. डैश आर द एजेंट्स कॉजिंग फिजिकल इलनेस. तो वो एजेंट्स जिसकी वजह से फिजिकल इलनेस होती है उनको क्या कहा जाता है, तो वो हमें बताना है. तो आंसर है पाइथोजेंस. डैश इज अ डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस. ऑप्शन ए स्ट्रेस, ऑप्शन बी स्ट्रेन, ऑप्शन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी इज कोपिंग. सो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज डी कोपिंग. तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं, स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड डेवलप्ड बाय डैश. तो ये जो स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग जो है, जो हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक के अंडर आती है, तो इसमें जो स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग थी एक इफेक्टिव मेथड माना जाता है टू डील विद स्ट्रेस. तो ये किसने दिया था, इसमें हमें उनका नाम बताना है. तो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, कोबासा, ऑप्शन ए में कोबासा एंड ऑप्शन बी मैकिनबॉम, ऑप्शन सी सीले एंड ऑप्शन डी इज लेजरस. तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी मैकिनबॉम. मैकिनबॉम जो थे उन्होंने स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग जो है ये डेवलप की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. According to Seeley's gas model, continued exposure to the same stress or additional stressor drains the body of its resources and lead to dash stage. यहाँ पे हमें पर्टिकुलर स्टेज का नाम बताना है. यहाँ पे अब सीले ने जो गैस मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग जब एक इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूटी में एक्सपोजर, मतलब उस कॉन्टिन्यूटी में वो सेम स्ट्रेसर से एक्सपोजर करता रहता है, मतलब सेम स्ट्रेसर जो है वो सेम स्ट्रेस जो है वो काफ़ी देर से एक्सपीरियंस करे जा रहा है, या फिर जो भी वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है उसमें और ज़्यादा एडिशन हो गई है. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होगा, उस इंडिविजुअल की बॉडी जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगी उसके रिसोर्सेज से. जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उस स्ट्रेस को डील करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और उसकी वजह से एक अगली स्टेज जो है वो अकर होगी और उस स्टेज का हमें नाम बताना है. सो एग्जॉशन, रेजिस्टेंस और अलार्म रिएक्शन. तो जो करेक्ट आंसर है वो है एग्जॉशन स्टेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. डैश इज द असेसमेंट of possible future damages that may be brought by the event. So option A is harm, option B is threat and option C challenge, option D stress. जो correct option है वो है threat. Now question number 16. Dash are the producers of antibodies. Option A B cells, option B T cells, option C natural killer cells and option D none of the above. और जो इसका correct answer है वो है option A, that is B cells. Question number 17. Creative visualization is a subjective experience that uses dash and imagination. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ऑब्जेक्टिव नहीं, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो दो चीज़ें यूज़ करता है, डैश एंड इमेजिनेशन. इमेजिनेशन यूज़ करता है और दूसरा क्या यूज़ करता है वो बताना है. ए इज़ रियलिटी, बी इज़ इमेजरी, सी इज़ फीडबैक एंड डी इज़ मेडिटेशन. जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी इमेजरी. Now question number 18. As per the general adaptation syndrome, ये वही है गैस मॉडल जो सीले ने दिया था. द इंडिविजुअल इज रेडी फॉर फाइट और फ्लाइट इन द डैश स्टेज. यहाँ पे हमें स्टेज का नाम बताना है जहाँ पे जो इंडिविजुअल है
या तो जब वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है या फिर उसको ऐसा महसूस होता है कि स्ट्रेस जैसा कुछ फील होता है, तो वो फाइट या फिर फ्लाइट, इन दोनों में से कोई ना कोई जो है करने के लिए वो तैयार हो जाता है। भाई यहाँ तो हम इस स्ट्रेसर से फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे, जिससे बचने की कोशिश करेंगे। तो स्टेज का हमें अब नाम बताना है, दैट इज ऑप्शन ए इज रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी बर्नआउट, ऑप्शन सी अलार्म रिएक्शन, ऑप्शन डी एग्जॉशन। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज अलार्म रिएक्शन। Now question number 19, supportive friends and family provide dash by reassuring the individual that she or he is loved, valued and cared for। तो supportive friends हैं अगर आपके और supportive family है, तो वो आपको किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यहाँ पे हमें वो बताना है। और वो इंडिविजुअल को एश्योर करते हैं कि हाँ भाई, जो भी लड़का है लड़की है, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपकी वैल्यू करते हैं और हम आपकी केयर भी करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए है, क्या आपके मतलब इस केस में फ्रेंड्स और फैमिली आपको कौन सी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है? ए इमोशनल सपोर्ट, बी टेंजिबल सपोर्ट, सी इंफॉर्मेशनल सपोर्ट एंड डी इज फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए इमोशनल सपोर्ट। Dash is a behavior or skill that helps to communicate clearly and confidently our feelings, needs, want and thoughts। सो डैश इज़ अ बिहेवियर, हमें उस बिहेवियर का नाम बताना है। वो इस तरह का एक कोई बिहेवियर कह लो या फिर स्किल कह लो, जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि वो क्लियरली कम्युनिकेट करे और कॉन्फिडेंटली अपनी जो भी उसकी फीलिंग्स है, जो भी उसकी नीड्स, वांट्स या थॉट्स है, वो क्लियरली सामने वाले को एक्सप्रेस कर पाए। सो ऑप्शन ए यहाँ पे है पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्शन बी परफेक्शनिज्म, ऑप्शन सी असर्टिवनेस एंड ऑप्शन डी इज रैशनल थिंकिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज असर्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तनीषा वर्क्स एट नाइट इन अ कॉल सेंटर, ट्रैवल amidst heavy traffic to reach her workplace and sleep during the daytime. This is challenging and is a or and dash। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो तनीषा है वो रात को कॉल सेंटर में काम करती है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक हैवी ट्रैफिक के बीच से होते हुए रास्ते में वो एक हैवी ट्रैफिक फेस करती है, रात तक कॉल सेंटर में काम करती है, ठीक है, और डे टाइम में वो सोती है, रात को वो कॉल सेंटर में काम करती है। सो दिस इज चैलेंजिंग, ये चैलेंजिंग तो है, और साथ ही साथ क्या है, दिस इज अ हैसल, ऑप्शन ए हैसल है या फिर ट्रॉमेटिक इवेंट है या फिर लाइफ इवेंट है या फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। तो ये ऑप्शन ए है दैट इज हैसल। नाउ क्वेश्चन 22 अगर हम देखें, Latika overthinks and worries about achieving her goal. Thus, the stress that she generates for herself in her mind is most likely to be dash। तो यहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ स्ट्रेस बताना है कि किस तरह का स्ट्रेस है, जहाँ पे लतिका काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करती है अपने गोल को लेके कि कैसे वो अचीव करेगी, बहुत ज़्यादा वरीड रहती है उसके लिए, और ये जो है वो खुद ही अपने अंदर से ही स्ट्रेस जो है अपने माइंड से ही वो जनरेट करी। तो ये किस तरह का स्ट्रेस हुआ, ऐसा सेम क्वेश्चन अभी आपने प्रीवियस एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी हमने किया, जिस सिचुएशन थोड़ी अलग थी। सो ऑप्शन ए है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, बी फिजिकल स्ट्रेस, सी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड डी इज सोशल स्ट्रेस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Dilip experiences mood swing and erratic behavior due to stress he is facing. This refers to the dash effect of stress। So यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो दिलीप है वो मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर रहा है, साथ ही साथ इरेटिक बिहेवियर एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू द स्ट्रेस, ठीक है। कभी भी अगर एक पल में अच्छे से बात करोगे तो एकदम से जो है मूड चेंज हुआ और एकदम से गुस्से से बोलना शुरू हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस उसके बिहेवियर में देखने को मिल रही हैं, और ये सिर्फ स्ट्रेस के कारण हो रहा है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये स्ट्रेस का कौन सा इफेक्ट है। ऑप्शन ए, ये स्ट्रेस का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है या बिहेवियरल इफेक्ट है या कॉग्निटिव इफेक्ट है या फिर ऑप्शन डी इमोशनल इफेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इमोशनल इफेक्ट, जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं और इंडिविजुअल जो है वो इरेटिक बिहेवियर शो करता है। Question number 24, Aisha focused on her priorities, plan her work and schedules her time effectively. This is suggestive of the dash coping strategy। तो देखो इसमें हमें इन्होंने बताया कि जो आयशा है वो अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं बिल्कुल उस पर फोकस्ड रहती है, अपना काम जो है पूरा प्लान करके रखती है, स्केड्यूल करके रखती है प्रॉपर, ठीक है, अपना टाइम जो है वो सारे इफेक्टिवली मैनेज करती है, ठीक है, ओवरऑल। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ये किस तरह की कोपिंग स्ट्रैटेजी हुई,
ऑप्शन ए है इमोशनल फोकस्ड, ऑप्शन बी अवॉइडेंस ओरिएंटेड, ऑप्शन सी टास्क ओरिएंटेड एंड ऑप्शन डी इमोशन ओरिएंटेड। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज टास्क ओरिएंटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25th पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेस प्रोसेस एज एक्सप्लेन्ड बाय लेजरस कॉग्निटिव थ्योरी। तो इसमें से जो स्टेटमेंट्स दिए हैं पहले आपको ये पढ़ने और देखना है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो लेजरस ने जो कॉग्निटिव थ्योरी दी थी स्ट्रेस के ऊपर उसका पार्ट है या नहीं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन द परसीव्ड इवेंट एंड हाउ दे आर इंटरप्रेटेड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन अकर होती है, कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, तो इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स होगा उसके रिगार्डिंग वो लार्जली डिपेंड करेगा कि उसने उस इवेंट को परसीव कैसे किया है, उसको किस तरह से उसने अपने माइंड में इंटरप्रेट किया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस। सो ये तो सही है अकॉर्डिंग टू लेजरस कॉग्निटिव थ्योरी फॉर स्ट्रेस। सेकेंड अगर हम देखें तो रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ द थ्रेट द इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्ड विद द सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे कह रहे हैं रिगार्डलेस द कॉज ऑफ द थ्रेट, जो भी थ्रेट अकर हुआ है उसका मेन कॉज चाहे जो भी हो, जो इंडिविजुअल है वो सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शंस के साथ ही रिस्पॉन्स करेगा। तो मतलब जो उसका रिएक्शन है फिजियोलॉजिकल, जो उसका रिएक्शन निकलेगा, फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का हो गए या फिर ये सब चीज़ें इंक्लूड करके जैसा भी वो रिएक्ट करेगा वो सेम होगा, नहीं तो सेम तो नहीं होगा, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। तो सेकेंड सिचुएशन इज नॉट करेक्ट विद द स्ट्रेस प्रोसेस एक्सप्लेन्ड बाय लेजरस। सो सेकेंड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें, व्हेन वी परसीव एन इवेंट एज नेगेटिव वी आर लाइकली टू मेक अ सेकेंडरी अप्रेजल। जब हम किसी इवेंट को नेगेटिव परसीव करते हैं तो उसके बाद हम सेकेंडरी अप्रेजल बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज प्राइमरी अप्रेजल रेफर टू द परसेप्शन ऑफ अ न्यू और चेंजिंग इन्वायरमेंट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो जो प्राइमरी अप्रेजल्स यहाँ पे बताया कि प्राइमरी अप्रेजल्स होते हैं जब हम किसी भी इवेंट को या फिर कोई चेंजिंग सिचुएशन इन्वायरमेंट को हम या तो पॉजिटिव परसीव करते हैं या नेगेटिव परसीव करते हैं या न्यूट्रल परसीव करते हैं, ठीक है। सो अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड एंड ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड ऑप्शन डी सेकंड। तो देखो मैंने बताया कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाली करेक्ट नहीं है, गलत है, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। सो जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है इम्यून सिस्टम और स्ट्रेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेस कैन कॉज इलनेस बाय इम्पेयरिंग द वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो स्ट्रेस जो है, अगर ज़्यादा स्ट्रेस अकर हो, कोई इंडिविजुअल अगर ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसका इफेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे भी देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ठीक है। सेकंड जो है ये तो करेक्ट है। सेकंड अगर हम देखें, द इम्यून सिस्टम फंक्शन टू गार्ड द बॉडी अगेंस्ट अटैकर्स बोथ फ्रॉम द विद इन एंड आउटसाइड। ये भी करेक्ट है कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अंदर से भी और बाहर से भी, जो भी फॉरेन बॉडीज जो अटैक करती हैं, ठीक है। एंड अगर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इंक्रीज लेवल ऑफ अ नेचुरल किलर सेल साइटोटॉक्सिटी हैव बीन फाउंड इन पीपल हु आर हाईली स्ट्रेस्ड। तो ये इनकरेक्ट है, लेवल इंक्रीज नहीं होता नेचुरल किलर सेल्स का, वो डिक्रीज होता है, तभी जो है स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस के कारण वो लेवल डिक्रीज होता है, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट इज स्टडीज रिवील दैट इम्यून फंक्शनिंग इज बेटर इन इंडिविजुअल हु डू नॉट रिसीव सोशल सपोर्ट। भाई साहब बिल्कुल ही गलत है, जिन लोगों को सोशल सपोर्ट नहीं मिलती उनके अंदर जो है इम्यून फंक्शनिंग बेटर कैसे होगी। सो थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 27। Many of us drive ourselves ruthlessly towards achieving unrealistic and high standards in achieving our goals. This is a source of psychological stress. सो यहाँ पे कहते हैं बहुत सारे, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना अपनी मेंटल हेल्थ की केयर किए जस्ट अपने गोल के पीछे लगे हैं, ठीक है, अब अपने हाई स्टैंडर्ड और अनरियलिस्टिक गोल्स के पीछे भाग रहे हैं। तो ये जो है एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सोर्स है, ठीक है, दैट दिस इज एजर्शन
तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट अब रीज़न अगर हम इसका देखें, conflict stem from beliefs based on expectations from inside us to ourselves। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये अकर होते हैं फ्रॉम बिलीव्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस, जो भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने आप से, उन बिलीव्स के कारण जो है कन्फ्लिक्ट्स अकर होते हैं जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती। सो कन्फ्लिक्ट, ये जो रीज़न है ना, ये बिल्कुल ये इनकरेक्ट है एजर्शन के लिए, और स्टेटमेंट भी जो है, स्टेटमेंट में भी गड़बड़ी है, ये भी इनकरेक्ट है। सो assertion is true and reason is false. Question number 28. Assertion: people with high level of stress but low level of illness share three characteristics which are referred to as the personality trait of hardiness। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो लोग जिनमें स्ट्रेस का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हाई लेवल ऑफ, मतलब वो हाई स्ट्रेस भी एक्सपीरियंस करते हैं बट उसके बावजूद उनमें जो इलनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वैसे तो हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि स्ट्रेस के जो है हमारी इम्यून सिस्टम में मतलब बुरे इफेक्टिव होते हैं, बट अब यहाँ पे बोल रहे वो लोग, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में वो लोग जो स्ट्रेस, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस भी झेल रहे हैं, साथ ही साथ उनमें जो इलनेस है वो, उसके जो लेवल है वो काफ़ी लो है, इलनेस, वो इतने ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हैं। तो उसका कारण ये है कि भाई साहब उनके अंदर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ हार्डीनेस कहा जाता है। अब इसका रीज़न है, रीज़न उन्होंने दिया, हार्डीनेस कंसिस्ट ऑफ द 3 C's, दैट इज कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हार्डीनेस है वो 3 C से कंसिस्ट होती है, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। तो एजर्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, एंड रीजन जो है ये ट्रू एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। तो चलिए अब केस स्टडी देखते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें देखो इसमें क्या बताया है। इसमें बेसिकली हमें स्ट्रेस के फैक्टर्स बताए हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें 3 तरह के स्ट्रेस के टाइप बताएं। कि देखो यहाँ पे आपको 3 जो छोटे-छोटे पैराग्राफ्स दिख रहे हैं ना, इसमें फर्स्ट में फिजिकल स्ट्रेस के बारे में बताया है, ठीक है, इसके कुछ सिम्टम्स बताए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और उसके नीचे ध्यान से पढ़ना साइको सोशल स्ट्रेस के बारे में। देखो अभी अगर आप इसको आराम से रीड करोगे आपको काफ़ी ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ केवल सिम्टम्स या कुछ उसकी एग्जाम्पल्स बताई गई हैं कि साइको सोशल स्ट्रेस कैसा होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैसा होता है। तो हम डायरेक्ट इनके क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ स्ट्रेस। तो इसमें से क्वेश्चन जो हमें केस स्टडी दी है उसमें से जितने भी एग्जांपल्स हैं या फिर जितने भी टाइप ऑफ हमें स्ट्रेस बताए हैं, तो ये ऑप्शंस में से कौन सा वहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है फिजिकल स्ट्रेस, बी सोशल, सी इकोनॉमिक एंड डी साइकोलॉजिकल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, इकोनॉमिक स्ट्रेस, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो इसमें हमें बताना है कि जो लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, सोशल स्ट्रेस में फॉल करता है या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस या फिर नन ऑफ द एबव। तो अब ऊपर अगर आपने ध्यान से केस स्टडी को पढ़ा होगा, जब आप खुद इसको रीडिंग लगाओगे तो आपको दिखेगा ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, साइको सोशल स्ट्रेस, यहाँ पे हमें दिया हुआ है लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट सेविंग, इन ये सारी चीज़ें जो है ये साइको सोशल स्ट्रेस के अंडर फॉल करती हैं। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी साइको सोशल स्ट्रेस ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। When stress-related feelings, moods, emotions are pushed into the body, it is called A. Psychoneurotic illness, B. Psychosomatic illness, C. Hypertension and D. None of the above। जब आपकी जितनी भी स्ट्रेस रिलेटेड फीलिंग्स हैं, मूड्स हैं, इमोशन, वो जब आपकी बॉडी में पुश होते हैं ना, तो वो सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सारे स्ट्रेस के सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अब इसको क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज साइकोसोमेटिक इलनेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अबाउट लर्निंग। ऑप्शन ए, हाउ टू अवॉइड द प्रेशर ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी, हाउ टू डेवलप स्किल्स दैट वुड एनहांस आवर बॉडीज एडजस्टमेंट when we are subjected to the pressure of life, and option C है both A and B, and option D none of the above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। तो अब अगला केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं।
देखो, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस को देख के बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, उल्टा एकदम दिमाग को शांत करके पहले जो केस स्टडी दिया ना आपको, उसको अच्छे से पढ़ लेना है और इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आंसर्स हैं, वो सारे के सारे आपको इसी जो ये आपको केस स्टडी दी है, इसी में आपको सामने ही मिल जाएँगे, बस आपको शांत दिमाग से इसको एक बार पढ़ना है। तो अब मैं ये सारा रीड नहीं करूँगी, इसमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही आपको बताऊँगी और बाकी आप एक बार खुद रीड करना है, ठीक है? तो देखो इसमें क्या बताया है, ये पूरा का पूरा जो आपको केस स्टडी दिया है, ये स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट के बारे में है, ठीक है? ये एक मेजर है। सो जो होल्म्स और राहे थे, उन्होंने एक लाइफ इवेंट जो है वो डेवलप किया, मतलब कि एक ऐसा मेजर बनाया जिससे आपकी डेली लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं उनके कारण जो आपको स्ट्रेस जनरेट होता है ना, जो भी आपको स्ट्रेस जनरेट होता है उसको कैसे मेजर किया जाए, ये चीज़ उन्होंने डेवलप की, ठीक है? उसको एक इन्होंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी, ठीक है? ये जो मेजर था जिससे ये डेली लाइफ के जो इवेंट से स्ट्रेस जनरेट होता था उसे मेजर कर सके, उस स्केल को इन्होंने नाम दिया प्रिजम्पटिव स्ट्रेस लाइफ इवेंट स्केल, ठीक है? और ये और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में और क्या कहते हो? इसको आप शॉर्ट फॉर्म में पीएसएलई स्केल भी कहते हो, पीएसएलई स्केल, ओके? अब ये बनाया किसने था, ये किसने डेवलप किया था? ये सिंह, कौर एंड कौर ने डेवलप किया था। देखो यहाँ पे 2 बार कौर है और 1 बार सिंह है, ठीक है? आपको याद रखना है। और ये स्पेशल इंडियन पॉपुलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए और भी काफ़ी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, बट जो आपके क्वेश्चंस के रिलेटेड है मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी। और लास्ट पैराग्राफ पे अगर आप नीचे देखें इस टेबल के, तो यहाँ पे दिया गया है द मीन नंबर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट एक्सपीरियंस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विदाउट प्रोड्यूसिंग ओवर्ट फिजिकल और मेंटल इलनेस इज अप्रोक्सीमेटली 2। तो जो एक एवरेज नंबर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट एक्सपीरियंस किए जाते हैं 1 साल के अंदर, जो ना ही फिजिकल या फिर मेंटल इलनेस प्रोड्यूस करता है, वो केवल 2 ही हो सकते हैं, ठीक है? ये एक एवरेज निकाला गया है, ओके? सो आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा, इसके बाद आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच स्केल हैज बीन डेवलप्ड बाय सिंह, कौर एंड कौर। तो देखो ये अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया। ऑप्शन देख लेते हैं, एचआर स्केल, बी पीएसएलई स्केल, सी डीडीएलपी स्केल, बी रेमंड केटल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पीएसएलई स्केल, जिसका फुल फॉर्म है प्रिजम्पटिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट स्केल, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के अंदर अंदर जो एवरेज मीन जो नंबर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स है वो कितने हो सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 15। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, 2 ही हो सकते हैं, केवल 2 लाइफ इवेंट्स, ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लाइफ चेंजेस आर सेल्फ रेटेड अंडर दिस स्केल। सो इसका ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 51 एंड ऑप्शन डी इज 73। तो ये भी आप अगर पैराग्राफ देखें ध्यान से, तो स्टार्टिंग में ही आपको दिया है कि टोटल जो है पहली बात तो इन्होंने बताया कि इट इज अ सेल्फ रेटिंग क्वेश्चन यार, मेड अप ऑफ 51 लाइफ चेंजेस। तो ये 51 लाइफ चेंजेस द्वारा बनाया गया है, तो ऑप्शन में आपको 51 दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन भी है ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। ऑप्शन ए लाइफ इवेंट, ऑप्शन बी हैसल्स, ऑप्शन सी ट्रॉमेटिक इवेंट्स एंड ऑप्शन डी कॉग्निशन। ये तो अगर आप पैराग्राफ नहीं भी पढ़ोगे, अगर आपने ये वाला अगर बुक से ये बॉक्स अगर आपने मिस कर दिया है, ये जो आपको केस स्टडी डाली है ना, ये बुक में एक बॉक्स अलग से दिया हुआ है, उसको भी रीड करना काफ़ी ज़रूरी है। बट अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये इसके केस स्टडी के बिना भी मालूम हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन इज नॉट अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।